सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और अभी हम लोग नीट का 2022 जो एग्ज़ाम है उसके क्रम में लगभग फाइनल पॉइंट्स की तरफ पहुंच चुके हैं। जो भी शेड्यूल लेक्चर्स थे आपके लिए, जो टाइम पीरियड दिया गया था, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल की जो क्लास है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट पीरियड रहेगा, कुछ जर्नल टेक्निक्स वगैरह, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन के दौर में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग आप पहुँचे हैं आपका जो यूनिट नंबर 10 है उसके ऊपर। जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। इस क्रम में कल हम लोग डिस्कस किए थे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। वैसे मैं बताया था आपको, उसके अंदर जो लेक्चर्स हैं और उसके अंदर जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं उसमें लास्ट में दिया हुआ है आपको इट इज़ इन्वायरमेंट इशू, पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। यस, कल की क्लास आपकी अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में फेलियर्स थी कुछ, जिसकी वजह से ऑफलाइन हुई। हमें खेद है उसका कि आपकी क्लास तो बाद में अपलोड हो पाई और ना ही जो है आपका लाइव लेक्चर हो पाया। खैर कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा अपने एग्जाम में एडजस्टमेंट करना है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के चले तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनके विषय में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। बहुत शॉर्ट में लेते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ आपने बताया कि बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में हमने बात की है, ये पॉल्यूशन तो है ही जो मुख्य चिंता का विषय है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉल्यूशन, देखिए ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है, वो तो आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें यहाँ पर बायो से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कॉन्करेंट इश्यूज़ हैं, हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। यस, यहाँ पर जैसे हम लोग बात करना चाहेंगे अबाउट एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन में आपने बताया, यहाँ लेके चलेंगे हम लोग अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। यस, इसके बाद में आपने कहा यहीं पर जो लेके चलेंगे हम लोग दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसके साथ में आप इसे कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यस, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा इशू आता है एंड दैट इज ऑफ, या ये पर्टिकुलर लेते हुए हम इन इशूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूट्रॉफिकेशन के बारे में। एक बड़ा अच्छा टॉपिक बनता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में, बायो मैग्निफिकेशन। यस, कुछ कंजर्वेशनल इश्यूज भी है, उनके बारे में करेंगे। एक और टॉपिक आप कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है एसिड रेन को लेकर के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग चाहेंगे कि इनके बारे में कुछ जनरल जानकारी ले सकें जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ओके, चलिए। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज में जैसे हम लोग लेके चलते हैं, एक आपके लिए आता है कि जो इसका कहना चाहिए ना रूट कॉज, पॉल्यूशन के बारे में हमने बात की। सो इट्स रूट कॉज इज ह्यूमन पॉपुलेशन। आबादी समस्या है, वो आप जान ही रहे हैं। अब आबादी को कैसे करना है हम ये आपको बता ही चुके हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या हो सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स हैं और क्या क्या इंडिविजुअल लेवल पर पब्लिक खुद कर सकती है। हाँ, ये सब हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे अबाउट दैट 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस, अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो लेकर चलना है वो ये देखा कि पॉपुलेशन वास्तव में इन सारी समस्याओं का रूट कॉज यानी कि मूल तत्व है। अब यहाँ पर बेसिकली हमने बताया कि जो पॉल्यूशंस हैं इसमें बात करते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात तो की, साथ ही साथ हमारा जो चेंज हो रहा है, जो हमारा कल्चरल चेंज हो रहा है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है। यस, तो मैं अभी बात कर रहा था कि जब ऑटोमोबाइल्स हैं बेसिकली इनके लिए बात की जाती है कि दे आर द कॉज ऑफ 80% ऑफ द एयर पॉल्यूशन। यस, वो इसकी वजह से है, और 75% ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इसी का एक पार्ट है। तो इसका जो मेजर कॉज है लगता है ना, ये सब यहाँ पर है ऑटोमोबाइल्स की वजह से। बाकी अदर्स में लेकर चले तो कुछ और अदर कारण हो सकते हैं। चलिए, दूसरा बताया इन्होंने कि यहाँ पर पॉल्यूशन को
को जो डिफाइन करते हैं वो सिंपल वही डेफिनेशन है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर, जो भी बात करेंगे हमारे पर्यावरण के जो भी घटक हैं उनके प्रतिशतता में, उनके परसेंटेज में जो भी अवांछित परिवर्तन होगा, घटेगा तो नुकसान, बढ़ेगा तो नुकसान, उसे हम लोग नॉर्मली क्या है पॉल्यूशन कह देते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉल्यूशंस यू हैव स्टडी, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड यानी सॉइल पॉल्यूशन रहा हो। यस, अच्छा, दूसरा बात करते हैं हम लोग, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग का पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट क्या हुआ है? पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ द पॉल्यूशन, सिंपल सी बात। अब इनको भी हम लोग दो कैटेगरी में लेकर चलते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप क्लियर ना? जैव अपघटनीय या जो जैवों के जीवधारियों के द्वारा अपघटित न हो सके। यस, एग्जाम्पल्स हैं, जर्नल में थोड़े से एग्जाम्पल देख लीजिए, बस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई। नॉर्मली दिमाग में ये रखें कि जितने भी मैन मेड आर्टिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्लियर? चाहे पॉलीथीन हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कांच है। यस, ये सारी चीज़ें क्या है वो डिग्रेड नॉर्मली नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं, अब इसमें भी दो वाली कंडीशंस आती हैं, डिग्रेड होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम में होगी। फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो नॉन डिग्रेडेबल्स हैं, नॉन डिग्रेडेबल्स हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। यस, हम एज ए NGO इंस्टीट्यूट ऑफ द टीचिंग, हम लोग और भी कई तरह के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी है, अब कुछ जो है मास एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड है। हम लोग अक्सर कैंपेन चलाते रहते हैं, तो वहाँ हम लोग लेके चलते हैं कि क्या हुआ, रिसाइकल, रीयूज। यस, इसको कोई भी चीज़ है तो उसको हम लोग क्या करें, दोबारा से रिसाइकलिंग करें उसकी, और फिर उसको दोबारा से इस्तेमाल करें। यही तरीका हो सकता है, बात क्लियर है ना? लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर कहना चाहिए कि सेपरेशन हो। अलग अलग तरह के डस्टबिन आप देखते हो, नीले रंग का अलग है, एक आपका ग्रीन कलर का होता है। ओके, डिग्रेडेबल के लिए अलग है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के लिए अलग है। बायोटेक प्रोडक्ट है, वो सारे डिग्रेडेबल्स में आते हैं, उनको अपना अलग रख देते हैं। कुछ और लेके चलते हैं कि सूखे कचरे के लिए अलग है, गीले कचरे के लिए अलग है। खैर, ये कुछ माइनर प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है। जो जरूरी चीज़ है उनको लेकर भी चलते हैं। यहाँ पर आता है 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। क्लियर? इस पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है, इसके तहत कुछ रेगुलेशन बनाए गए। आपको यहाँ पर जो याद रखना है, पर्टिकुलरली इसका पर्पज जो था, इट वाज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एयर, जो भी आपका लाइफ की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है साथ में, इट इज ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणीय विकास। यस, आपका अपना विकास बिना पिछड़े, और साथ ही साथ जो नेचर है उसका भी कंजर्वेशन बना रहे, एनवायरनमेंट का भी कंजर्वेशन बना रहे। चलिए, अभी जैसे मैंने बात किया था, यहाँ पर क्या है, आपको ये 4 एक्ट पढ़ने को मिलेंगे। कब आया ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, बात क्लियर है ना? इनका भी एक सीक्वेंस बना लीजिएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर कंजर्वेशन जो भी आपको क्या नाम है पॉल्यूशन का, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन एक्ट बना है, और फिर आपको जो है एक आपका था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है ना? अच्छा, इन दिस रिगार्ड हम लोग आगे चले तो बात कर रहे थे अबाउट, एक सेकेंड, ओके, सॉरी, क्लास डिस्टर्ब हुई। यस, सो मैं अभी बात कर रहा था कि एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन को लेकर के चले, तो यहाँ पर क्या है कि हमें 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा जो एयर पॉल्यूशन है। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट के ऊपर, यानी वायु प्रदूषण से कोई व्यक्ति कितना प्रभावित हो रहा है, एयर
पॉल्यूशन। यस, इसके ऊपर 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर निर्भर करेगा कि कोई आदमी कितना ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो रहा है। नंबर 1, इट इज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, जो प्रदूषक है पॉल्यूटेंट्स। यस, दूसरा लेके चलते हैं, इट इज अबाउट ड्यूरेशन ऑफ, कोई भी व्यक्ति प्रदूषण का जो क्षेत्र है, चाहे आपका एयर पॉल्यूशन है, वहाँ उसमें कितनी देर तक रुक रहा है। और तीसरी बात आती है कि उसकी जो पर्सनल इम्यूनिटी है वो क्या है। यस, ये 3 फैक्टर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन की जो सिवियरिटी है उसको प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर आगे लेके चलते हैं। आपने बताया कि इसके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, इसके जो स्रोत में हम लोग बात करेंगे, इसमें मेजर सोर्सेज क्या होंगे? थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, यस। अच्छा, मैं इसे रख के बता रहा हूँ वो, क्योंकि जो ध्यान आ रहा है वो पहले से चले। अभी मैं बात कर रहा था कि इंडिकेटर्स, इसमें 2 इंडिकेटर्स स्पेशली ध्यान रखना। मैं कल क्वेश्चंस देख रहा था, तो जिनमें से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी क्वेश्चंस की, तो वो बात करता है बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स में वो बात करता है अबाउट द एयर पॉल्यूशन। यस, तो इसका इंडिकेटर कौन रहेगा? दूसरा एक और चीज लेके चलता है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, हियर देयर आर द लाइकेज। लाइकेज जो है एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है उसके बेस पर सेंसिटिव होते हैं। अगर उनकी जो कहते हैं कि स्ट्रेंथ में उनकी जो डाइवर्सिटी है या उनकी ग्रोथ में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है। सिंपल सी बात, मैं जैसे क्वेश्चन बोला आपको कि लाइकेज आर द इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर्स फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। दूसरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यस, वाटर पॉल्यूशन में स्पेशली आता है, इसमें सीवेज के बारे में पूछा गया था। ओके, तो सीवेज का जो इंडिकेटर होगा दैट विल बी, बैक्टीरिया है आपका ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, सो इट इज द इंडिकेटर ऑफ फॉर सीवेज पॉल्यूशन अंडर द वाटर। यस, पानी के अंदर जो सीवेज की कितनी मात्रा में मिलेगा वही उस चीज़ का डिटरमाइन करेगी कि वेदर दैट इज द फिट फॉर ड्रिंकिंग और द ह्यूमन कंजप्शन और नॉट। इवन अगर इसकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है वाटर के अंदर सीवेज की, यानी ई कोलाई का नंबर पर सैंपल ज़्यादा मिला आपको, तो हम लोग कहते हैं कि दैट इज नॉट ऑल्सो फिट फॉर द बायोलॉजिकल यूजेज। मतलब आप बात किया, आप उसे खेती में भी यूज नहीं कर सकते। अब क्लियर है? कई केसेस में देखा गया कि जो आपकी सब्जियों की खेती रहती है वहाँ पर सीवेज वगैरह का पानी डाल देते हैं, तो इनिशियली तो आपकी क्रॉप बहुत अच्छी होगी, फसल बड़ी अच्छी आएगी, फ्रूट्स भी अच्छे साइज के रहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका इन्फेक्शन देखा गया कि फ्रूट्स के अंदर नहीं मिला। यस, आप खीरे खा रहे हैं, पता लगा आपको जो है ई कोलाई का इन्फेक्शन हो गया, फिर बाकी इसके साथ में समस्याएं होती हैं। अब क्लियर? तो ये कुछ प्राइम निकल के आते हैं जो बायो इंडिकेटर में पूछे गए। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी बात कर रहा था रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताया कि तो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, दूसरा बताया मैंने आपको स्मेल्टर्स होते हैं, स्मेल्टर्स, ओके, मेटालिक स्मेल्टर्स हो चाहे वो क्या नाम है दूसरी तरह के रहे हो। तीसरा जो बात किया, इसके अंदर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ओके, इसके अंदर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द पार्टिकुलेट मैटर। यस, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो एयर के अंदर SPM बोलते हैं। क्लियर ना? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हवा के अंदर जो विलेयर एनर्जी जो आप कोलाइड वगैरह पढ़े होंगे, धुआं वगैरह में कार्बन के पार्टिकल्स का साइज क्या है, या फिर जो डस्ट है या कुछ और है, उन सब का क्या रहेगा। तो ये सब के सब क्या है, इसके प्राइमरी सोर्सेज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ गैसेज हो सकती हैं। अब गैसेज में दोनों तरह की गैसेज मिलेंगी, कुछ हार्मलेस गैसेज होंगी जिनका कोई नुकसान नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये आपके हार्मलेस गैसेज हैं। अच्छा, बाकी क्या करना है कि जो हार्मलेस गैसेज हैं, मतलब इनको क्या है, जो मैं बताया SPM है, इसको इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसे बताया कि 99% जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर कैन बी इजीली, मैं SPM के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल अभी यहाँ पर जो है पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ।
यस, सस्पेंडेड जो रहे वो और ज़्यादा लाइट वेट के होंगे, छोटे होंगे, जो हवा के अंदर टाइम रहेंगे, तो कोहरे वगैरह में या मिस्ट वगैरह में हो जाता है। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने बताया आपको कि मोस्ट ऑफ देम कैन बी इजीली रिमूव। इसके लिए एक टेक्निक लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आपने पढ़ा होगा, मैं बहुत शॉर्ट बात करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ओके, बेसिकली क्या है कि इसको जो है एक चैनल से होकर के पास करेंगे, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। यस, अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज बन जाएगा और चार्ज के हिसाब से क्या है ये सब कलेक्ट आउट कर लेंगे। यस, आई थिंक नेगेटिव चार्ज होता है इनका साथ में, तो क्या होगा उसके बेस पर ये जो प्रेसिपिटेटर्स है ये इसको जो है कलेक्ट आउट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि नॉर्मली जो नेगेटिव चार्ज जो वायर्स होते हैं ये इन पर्टिकुलर मैटर के चारों तरफ एक कोरोना बना देते हैं, बात क्लियर है ना। और क्या होगा फिर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर नॉर्मली चिपक जाएगा। खैर, दूसरा बताया आपको कि यहाँ पर क्या होगा कि पर्टिकुलरली उसके बाद में कलेक्शन प्लेट्स होंगी, इनके साथ में जो मैं बोला हैवी पार्टिकल्स हो गए वो उस कलेक्शन प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। बाकी जैसे और बताया मैंने आपको कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हुए तो अल्टीमेटली क्या होगा उन वायर्स के साथ में पॉजिटिव जो कैथोड्स होंगे उनके साथ में चिपक जाएंगे। खैर, दूसरी हम लोग बात कर रहे थे, एक और चीज़ आती है, मैं आपको एक तो बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, दूसरा बताया कि इसमें जो होंगे आपके दे आर कॉल्ड एज द स्क्रबर्स। स्क्रबर्स का यूज जो होता है वो गैसेज को रिमूव करने में होता है, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम भी मिल जाएगा, फिलहाल यहाँ पर टाइम को बचाते हुए हम लोग डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बताया, जो स्क्रबर्स होते हैं, स्क्रबर्स आर मेनली यूज, एक तो बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और दूसरे जो बताया वो क्या होते हैं स्क्रबर्स, ओके, दे आर जनरली यूज फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए, बात क्लियर है ना। अच्छा, पूछा जाता है कौन सी गैस के लिए नॉर्मली यूज करेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इन्हीं गैसों से ज़्यादा है। यस, अब अभी जैसे बात कर रहे हैं हमारा जो ये बैटरी इंडस्ट्री है वहाँ से नॉर्मली सभी फ्यूम्स बहुत ज़्यादा निकलती है। सल्फर जहाँ भी रहेगा, जहाँ आप लोग एसिड वगैरह बना रहे हैं, एस्ट्रोसल्फर बन रहा है, तो वहाँ पर फ्यूम्स ज़्यादा बन जाएंगे, आपके घरों में इस तरह का माहौल बन सकता है। यस, जहाँ आपका इन्वर्टर बैटरी होती है, इसलिए कहा भी जाता है कि इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको नॉर्मली थोड़ा सा खुले में रखिएगा जहाँ से उसको फ्रेश एयर मिलती रहे, अदरवाइज क्या होगा वो आपके घर में आप लोग हैं, आपकी सांस में नॉर्मली इफेक्टेड हो सकते हैं। यस, अच्छा, तो मैंने बताया कि ये दो टेक्निक्स हैं, एक तो प्रेसिपिटेटर्स रहे और दूसरे क्या रहे स्क्रबर्स रहे। चलिए अब यहाँ मैं बात करता हूँ नॉर्मली कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर चूने का पानी जो होता है वो स्प्रे किया जाता है और चूने का पानी जो है सल्फर डाइऑक्साइड से मिल करके क्या होने लगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। कैल्शियम सल्फेट पर्टिकुलरली क्या होगा, थोड़ा सा इसकी वजह से हैवी हो जाएगा, और चूना है ना, चूना सल्फेट के साथ मिल गया तो जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा वो हैवी हो गया और हैवी होने की वजह से क्या होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, बात क्लियर है ना। यस, तो बैठने का मतलब ये हुआ कहने का कि जो स्मोक निकल रहा है उसमें से, जो उसकी फ्यूम्स निकल रही हैं उनके अंदर सल्फर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, बात क्लियर है ना, एयर में नहीं पहुंचेगी। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला बताता है कि एक डाटा आपको देगा कि अलग अलग साइज के जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके अलग अलग तरह के इफेक्ट्स रहते हैं। तो ये डाटा दिया गया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसको बोलते हैं CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका मानना ये था कि अगर 2.5 माइक्रोन से बड़े साइज के हैं तो उनका जो है नुकसान ज़्यादा रहेगा, ओके। और जैसे कि दोबारा से समझ लें, मैंने क्या बताया, अगर ये SPM की है, SPM ये 2.5 माइक्रोन से नीचे साइज का है, तो यहाँ क्या होगा, ये इजीली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर चला जाएगा। मोटे साइज का तो वैसे आपको मालूम है, आपके नाक में म्यूकस है, एयर्स है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उसको रोक सकते हैं। ये सिंपल वे में एक नॉर्मल मास्क लगाएंगे तब भी उसको आप थोड़ा हद तक रोक पाएंगे, एक लिमिट तक। आपको लंबे टाइम तक वहाँ खड़ा रहना है तो कब तक कर पाएंगे इसको। यस, और एक कारण इसका ये भी है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस में रहते हैं नॉर्मली उनका क्या रहता है, दे आर वेरी प्रोन टू द एयर पॉल्यूशन। यस, नॉर्मली उन्हें 6-7 घंटे की ड्यूटी करनी होती है उस ट्रैफिक के बीच में, और होते भी कहाँ पर है, वो लाइट पर रहते हैं, जहाँ पर नॉर्मली आप गलती करते हैं कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है, आपने खाली छोड़ दी,
अगर सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है कि 1 या 2 मिनट का ब्रेक है, अपनी देर तक गाड़ी खड़ी रखते हैं, तो अल्टीमेटली सारा धुआं तो उसी में आउट में जाएगा ना। मेट्रो सिटी में बड़ी दिक्कत है दिल्ली वगैरह में, हालांकि अब तो काफ़ी हद तक जब से CNG वगैरह यूज़ करना शुरू किया है, इसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। अदरवाइज क्या रहता था, आम जन से ज़्यादा समस्या बेचारों की इसकी रहती थी, वो ट्रैफिक पुलिस में इसकी रहती थी। यस, फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द, इससे कम साइज का ये पर्टिकुलर मैटर है, ये जो है ज़्यादा नुकसान करेगा। ओके, बिकॉज इट हैविंग द डीप पेनिट्रेशन, या आप कहिएगा इट कैन बी पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स। क्लियर? अब इसके साथ मैं यहाँ पर एक और जिक्र करूंगा, दैट इज अबाउट द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के बारे में। डिजीज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो किसी व्यवसाय विशेष से जुड़ी हुई है। यस, हर व्यवसाय के साथ में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते ही हैं, कुछ में डायरेक्ट रिस्क रहते हैं और कुछ में जो है थोड़े से स्लो पॉइजन रिस्क रहते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग जिक्र करेंगे, जैसे कि आपका वो एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, एक सेकंड, यहाँ मैंने जिक्र किया, जैसे एस्बेस्टस जानते हैं आप लोग। एस्बेस्टस की खास बात आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। आप केमिस्ट्री लैब में जो आपका वायर गैस होता है, उसके ऊपर एक पेपर लगा रहता है, उसके ऊपर एस्बेस्टस की पॉलिश रहती है। दूसरा, उसके अलावा हमने बताया कि जो आपको पहले सीमेंट की चादरें आती थी, चादर का मतलब जो टीन शेड होते हैं, ओके, तो उनके ऊपर भी क्या होता है, क्योंकि बाहर से टेम्परेचर है, सीमेंट की अगर सिंपल बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सीमेंट की चादरें चटक जाएंगी तेज धूप में। ओके, फिर क्या होता है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है किसकी, एस्बेस्टस की। यस, या कभी आपने इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर लगाया, या एक और कह सकते हैं आप क्रिमेशन सेंटर्स जो होते हैं, शमशान वाली जो जगह होती है जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है, तो आपने देखा बहुत ज़्यादा हीट एक साथ निकलती है। अगर वो सिंपल लोहे की टीन लगाएंगे तो क्या होगी, बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी, गल जाएगी। सीमेंट की चादरें ज़्यादा ऊंचाई पर लगाई जाती है, तो क्या काफ़ी हद तक टेम्परेचर को वो सस्टेन कर पाती है। यस, और उनके नॉर्मली चटकने के, खराब होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। खैर छोड़ो उसको, मेरा मतलब ये था कि एस्बेस्टस जहाँ भी माइंस होती है, नॉर्मली वहाँ पर उसको क्या पीसा जाता है, और पीस करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। अब इतना बारीक पीसेंगे तो क्या हुआ, अल्टीमेटली सांस के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस। चलिए, ऐसे होता है, मैं आपको एंथ्रेसिस माने एंथ्रेक्स वाला जो होता है, क्या कोयला जो होता है, जो कोल माइंस, क्योंकि इंडिया में आपका सेंट्रल इंडिया में कोल माइंस बहुत ज़्यादा है, कोल माइन वर्कर्स जो होते हैं, यस, वहाँ भी नॉट ओनली द वर्कर्स, वर्कर का मतलब लेबर से ही मतलब नहीं है, जो भी वहाँ पे इंजीनियर है, जो भी स्टाफ लगा हुआ है, सबके साथ ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या होगा, वहाँ पे एक्सप्लोजन्स होगा। आई रिमेंबर मेरे कुछ कैडेट्स वहाँ पर गए थे, इधर हजारीबाग सागर की तरफ, वहाँ माइंस थी आसपास, एडवेंचर कैंप पर गए थे। तो अल्टीमेटली जैसा उनका अपना एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बताया कि सर हवा के अंदर हल्का सा जो है ऐसा महसूस होता था। तो फर्स्ट टाइम जब कुछ एटमोसफेयर के वो एडेप्टेबल नहीं थे, उसके लिए मतलब कहना चाहिए कि वहाँ के निवासी नहीं रहे, तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा महसूस किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या है, दूर दूर पर जो छोटी छोटी माइंस होती हैं, उनके छोटे छोटे से एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, बात क्लियर है ना। दूसरा, नीचे की तरफ टनल्स बना करके वहाँ से जो है कोयले को नॉर्मली निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हवा के अंदर कोयले के पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक, कोशिश की जाती है कि उनके अंदर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो, म्यूकस प्रोड्यूस होने से ये होगा कि जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा अंदर की तरफ न जाएँ, और इसी तरह उनका स्पेशली डाइटरी सप्लीमेंट्स भी रखा जाता है, गुड़ वगैरह इस तरह का सैकरी वगैरह दिया जाता है खाने के लिए, जिससे कि उस पॉल्यूटेंट का थोड़ा सा असर उनके अंदर कम हो जाए। बात क्लियर है ना। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर्स के हिसाब से देखा जाता है, कुल मिलाकर के उनकी लाइफ कम हो जाती है। बात क्लियर है ना। ऐसे करके एक और आता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, अब यहाँ सिलिका रेत आप जान नहीं रहे, सिंपल रेत तो है ही है, बाकी जितना भी आपका टाइल्स वगैरह का काम है, सिरेमिक्स का, सब सिलिका से रिलेटेड है। अब आपने देखा भी टाइल्स वाइल्स रखते हैं, जब उसको कटर से काटते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बहुत हल्की हल्की डस्ट फैल जाती है, होता है ना। और जो लोग काम करते हैं अल्टीमेटली पूरा भी मुँह बांध में कुछ भी कर लें, फिर भी उनकी सांस के अंदर जाएगा ही जाएगा अपने से। तो मैं क्या बताया, इस तरह से सिलिकोसिस जो है ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मेजर कॉज है। ओके, उससे पहले भी टाइम में बताऊँ कि मार्बल इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान में जो लेबर्स वगैरह होते हैं जो मार्बल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पहाड़, उनको काट करके मार्बल की प्लेट्स बनाई जाती हैं। यस, या आपकी ये मूर्तियाँ होती हैं जो बनती हैं, आपकी स्टैचू वगैरह मंदिरों में जहाँ पे लगाई जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि सबकी डिसाई होती है जब, तो उसमें से क्या छोटे छोटे पाउडर्स मिलता है, सिलिकोसिस हवा के अंदर। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं, स्पेशली लंग से रिलेटेड हैं, जो क्या कहलाएंगे किसी व्यवसाय विशेष से संबंधित होती है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स।
ये क्या है, ये पर्टिकुलरली ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। बात क्लियर हो गया ना? यस। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर मैटर है अगर बहुत बारीक है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया भी। इसके अलावा यहाँ पर लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, दे कैन बी कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई, जहाँ समस्या है उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। आपने कहा ऑटोमोबाइल एडजस्ट है, कोशिश कीजिएगा इसको कम करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, सर्विसिंग के द्वारा, प्रॉपर सर्विसिंग कराएंगे। दूसरा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फ्यूल यूज करेंगे। यस, और फ्यूल की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट आ जाता है सीएनजी, बिकॉज वहाँ पर जो बर्निंग है हाइड्रोकार्बन्स की कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर एफिशिएंट बर्निंग हो गई तो समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन इम्प्रॉपर बर्निंग हुई तो क्या रहेगा, वहाँ पर समस्या बनी रहेगी। अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो सारा अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है वो हवा में जाकर के टक जाएगा। यस, और फिर वहाँ से क्या होगा, आपकी सांस में आ जाएगा, आप मतलब जो भी लोगों से कॉन्टेक्ट में आएंगे। बात क्लियर हुई ना? तो प्रॉपर सर्विसिंग से मतलब है, अनलीडेड पेट्रोल आप लोग पढ़ते होंगे, अनलीडेड पेट्रोल मतलब जिसके अंदर लेड की अमाउंट कम होगी, सीसा बोलते हैं जिसको। यस, अब इसका क्या है, अगर रहेगा तो क्या अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ में हवा में आएगा और वहाँ से आकर के जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर मतलब हार्मफुल इफेक्ट शूट करेगा। यस, बाकी एक और आप पढ़ते होंगे इसमें वो कन्वर्टर्स वगैरह बताते हैं, इलेक्ट्रिक कन्वर्टर्स व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा और भी, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, यहाँ पर अलग अलग नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्म्स मतलब आपका जो होता है ना, यूरो नॉर्म्स, नाम सुना होगा आपने। यूरोपियन कंट्रीज ने कार्बन एमिशन के बेस पर पर्टिकुलर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि पता है ना व्हीकल कॉज क्या है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है। यस, तो इनके लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किए, जो पैरामीटर्स रहे यूरोपियन कंट्रीज में उनको यूरो नॉर्म्स कहते हैं, इंडिया में आने के बाद में उनको क्या बोलते हैं, भारत नॉर्म्स कहते हैं। यस, बेसिकली इनको बोला जाता है बीएस, आपने नाम सुना होगा नॉर्मली कि यूरो नॉर्म्स, और दूसरा मैंने बताया आपको क्या, भारत नॉर्म्स। यस, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, भारत स्टैंडर्ड। BS4 BS5 इन सब व्हीकल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इसमें किस क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ किया गया है। बाकी फिलहाल में जो बात कर रहा था, इसमें जो कन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर क्या है, नॉर्मली हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल मतलब कॉस्टली मेटल्स होती हैं। यस, और दूसरी बात ये रहती है कि यहाँ पर क्या ये सेंसिटिव होती है लेड वगैरह के लिए। तो बेसिकली पूछा जाता है कि क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल वगैरह नॉर्मली उनमें यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, वो जो कन्वर्टर्स है वो खराब हो जाएंगे, मेटल्स वगैरह नुकसान कर जाएंगे। क्लियर है ना? और वो काफ़ी हद तक परसेंटेज जो है पोल्यूशन की उसको रोक देती है। बाकी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि what norms have to be followed by the government, okay, to minimize the air pollution। तो बेसिकली इसमें ये सब तो रहता ही है, यानी BS स्टैंडर्ड जो है उनको फॉलो करना है। बाकी आपका जो प्रिकॉशंस है, यानी कि गाड़ी को चलाने के जो प्रॉपर है, एयर प्रेशर है, मेंटेनेंस है, वो सब टाइमली हो। इसके अलावा एक विकल्प आता है CNG का, मैंने आपको बताया भी था। CNG की खूबियाँ क्या क्या हैं वो आप जानते ही हैं, कंपेरेटिवली ज़्यादा बनेगा, मतलब सॉरी बनेगा नहीं, जलेगा, ठीक है ना। दूसरा चीपर भी है। तीसरा ये है कि ऐसा बोलते हैं आपके लिए मतलब इसकी साइफोनिंग मतलब चोरी नहीं की जा सकती, आप क्लियर है ना। इस तरह के कुछ और कंपेरेटिवली बताया, सस्ता भी है। ये सारी चीज़ें उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। तो दूसरा भी है कि वाई वी शुड प्रेफर CNG इंस्टेड ऑफ द आपका जो ट्रेडिशनल फ्यूल है, पेट्रोलियम वगैरह है, उसकी जगह पर हम CNG यूज़ क्यों करें। कई ऑप्शन देगा, कोई में या नहीं होगा या कोई एक्स्ट्रा होगा तो आप उस हिसाब से उसको चूज अप करेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा इसके अलावा नेक्स्ट जो चलता है, मैं अभी आपसे बात कर रहा था हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स में पर्टिकुलरली PPR करके आता है। PPR मतलब जो हैवी मेटल्स वहाँ पर यूज़ कर रहा था उसके अंदर हम लोग चलेंगे, पैलेडियम है, प्लेटिनम है और रोडिनियम है, ओके, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज़ की जाती है। ओके, चलिए अब उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपको बोला था कि एयर पॉल्यूशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ था वो 86 में बताया मैंने आपको। उसके बाद में एक याद रखिएगा 81 में 86 यहाँ आपका आएगा 1987। यस, ये क्या है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द प्योरिटी ऑफ जो भी है एयर पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड है पॉल्यूशन। ओके,
चलिए ओके, मैं जो बताया 1986 में, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन के लिए जो रहा वो 87 में रहा। फिर इसी तरह से वाटर पॉल्यूशन के लिए भी बात करते हैं, तो रिगार्डिंग द वाटर सॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन, सॉरी 81, 87, 97 नॉइज पॉल्यूशन के लिए गुड। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन में स्पेशली नॉइज पॉल्यूशन में वायु प्रदूषण। अब एक चीज और लिखिएगा, ओके, यहाँ जब वो बात करता है नॉइज पॉल्यूशन के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कितनी हमारी हियरिंग कैपेसिटी रहती है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, तो हमने पढ़ा भी होगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी हम लोग नॉर्मली सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम हो जाएगा, या 80 से होते हैं ना कि डेसिबल की 80 डेसिबल से ज़्यादा की अगर साउंड है तो नॉर्मली क्या आपके नुकसान कहलाएगी, और उससे ऊपर उसको हम लोग पॉल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ करके 120 से 150 के आसपास हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे दैट कैन कॉज टू द परमानेंट वीकनेस। यस, इसके अलावा यहाँ पर ये नॉर्मली स्ट्रेस वगैरह के लेवल में बढ़ा देगा। तो बाकी यहाँ पर ये पूछता है कि इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, क्या नॉइज पॉल्यूशन हमारी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, तो आप इसमें बताएंगे नॉर्मली क्या डीपनेस रहेगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्या बोलते हैं उसके लिए ब्रीदिंग का रेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। यस, अच्छा, इसके अलावा और जो कॉजेज हैं उसके अंदर वो बात करता है कि शॉर्ट, यस, ओके ओके, तो मैंने बताया आपको वो स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ द नींद ना आने की बीमारी जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए, बाकी यहाँ पर एक छोटी चीज़ और आती है कि व्हाट आर द मेजर्स। यहाँ लिखने में टाइम नहीं खराब करना, कोशिश करना है कि आज जाके हम लोग जितना कवर कर पाएँ। मैं क्या बताया, इसके बाद में बात करता है कि व्हाट आर द कॉमन मेजर्स टू मिनिमाइज द नॉइज पॉल्यूशन। सो इसके अंदर वो क्या लेके चलेगा, जैसे इन्होंने बताया कि साउंड एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स, यानी साउंड प्रूफ केबल्स बनाने वाली बात है। आप क्लियर है ना? अब साउंड प्रूफ केबल्स के साथ में यहाँ पर वो बात करते हैं मफलर जोन्स के बारे में। मफलर जोन्स वगैरह क्या होते हैं कि देखिए, एक तो आपको देखना पड़ेगा कि आबादी वाला क्षेत्र कहाँ है। इससे रिलेटेड बात की गई कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको आबादी से कहीं दूर बसाया जाए। आपके शहर में भी देखा है आपने, ताला नगर इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है अलग बाहर जा करके, वो अलग बात है कि इंसान कौन से वहाँ पहुँच के रहने के लिए। ऐसे आप लगता है इधर एरिया से आगे की तरफ बात करेंगे, नुमाइश ग्राम से काफ़ी आगे वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ अगर शोर वोर होता भी है इंडस्ट्रियल, डेफिनेटली काम होगा तो शोर भी होगा। तो कहने का मतलब है कि जो कॉमन रेजिडेंट है वहाँ के उनको नुकसान कम होगा। दूसरा मैं बताया था कि आपको इसमें मफलर जोन के बारे में। मफलर जोन क्या होता है? मफलर जोन ये होता है कि जहाँ आपने कहा कि रोड है, यस, और आसपास में रोड से प्रिकॉशंस है, नॉर्मली कितनी दूरी पर ही कोई इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल या आपने कहा वो स्कूल्स वगैरह हो सकते हैं। यस, अब होता क्या है कि हाईवे के किनारे कुछ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं। यस, और ये क्या करते हैं, साउंड जो वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जब हाईवे या फिर जो भी मेन रोड है जहाँ नॉर्मल ट्रैक है, एक तो वहाँ पर लिखा जाता है नॉर्मली नो हॉकिंग, यानी तेज हॉर्न बजाना मना है, सिंपल सी बात मान लिया, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का अपना शोर रहता है, हॉर्न बजे या ना बजे। उस कंडीशन में क्या होता है, ये बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वहाँ पर क्या है साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कंपेरेटिवली अंदर जो क्लासेस चल रही हैं, ये अंदर जो पेशेंट्स वगैरह हैं, वहाँ तक उसका जो पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन या बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन, कम हो जाता है। यस, तो मैंने आपको यही बताया कि जो प्रिकॉशंस है इसमें मफलर जोन जनरली पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताया कि तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि हॉर्न फ्री एरियाज बताया आपको। तीसरा नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज द टाइम बाउंडेशन। टाइम बाउंडेशन का मतलब यहाँ पर जो होगा वो ये रहेगा कि आपको पर्टिकुलरली कोई फंक्शंस या जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो आवाज़ करनी ही पड़ेगी, उसके बिना हमारी खुशी अधूरी है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके लिए टाइम बाउंडेशन बना दिए हैं। टाइम बाउंडेशन मतलब किस समय तक आप उन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप क्लियर है ना? नॉर्मली अपना रहता है कि 9 बजे के बाद में जो है आप ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। गैदरिंग है, पीसफुल है तो अलग बात है, अदरवाइज आवाज़ तो नॉर्मली नहीं होगी। उससे पहले आप म्यूजिक सिस्टम, डीजे वीजे जो भी होते हैं वो बजा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ भी उसकी फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है। अगर कंप्लेन होती है और अगर वो पकड़े जाते हैं कि आपके पास जो आवाज़ हो रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, आवाज़ तेज है, तो अल्टीमेटली आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा
तो आपके खिलाफ क्या होगा, जो भी लॉज मालिक है या होटल मालिक है, सीधा एक्शन पहले उसके खिलाफ। तो क्या करते हैं, वो पहले ही नोटिस लगा देते हैं और उनसे बॉन्ड लिखवा लेते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई सिस्टम है भी तो उसकी फ्रिक्वेंसी ये रहेगी, इससे ज़्यादा तेज होगी ही नहीं। बात क्लियर है ना? चलिए, मतलब सही बात है, आप अपना एंजॉयमेंट कीजिए, किसी और को परेशान ना करें। मैंने बताया यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग द साउंड, ये टाइम परमिशन जो है। चलिए, एक केस स्टडी है दिल्ली की, जिसके बारे में जनरली पूछा जाता है कि दिल्ली में जो प्रॉब्लम थी, एक तो नॉर्मल डाटा आता है, वो कहता है कि दिल्ली अकेले, दिल्ली के अंदर जरा सा स्टेट है, ठीक है, कैपिटल भी अपनी, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर गाड़ियों की सिंपल सी बात है, देश का समृद्ध व्यक्ति कोशिश करता है मेट्रो सिटी में पहुँचने की। अब समृद्ध है पैसे से भी, दिमाग से भी, तो वो दिमाग को अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो क्या हुआ, मतलब वहाँ पर व्हीकल्स की नंबर ज़्यादा है, यस, एज कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज है वहाँ तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। देहाती क्षेत्र जो है या जो ऐसे स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली बात करता है, चलो फिर भी हम बात करें गुजरात, बात करें आपका इधर जो वेस्ट बंगाल है, ये दो डाटा आपको उसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इसीलिए आपको लेकर के चल रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि इन दोनों को मिलाकर जितनी गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, उतनी अकेले दिल्ली में लोगों के पास है। तो यहाँ समस्या क्या होगी, पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। बात क्लियर है ना? फिर भी नई दिल्ली का जो क्षेत्र है या जहाँ भी बाद में डेवलप किया गया, वहाँ कोशिश की गई कि अर्बन फॉरेस्ट्री के थ्रू जो है ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा किए गए, जिससे कम से कम हो सके इस पॉल्यूशन को थोड़ा तो कम करें। बाकी कुछ बाउंडेशंस लगाए गए गवर्नमेंट्स के द्वारा, बहुत सारी टेक्निक्स है, कोड इवन फार्मूला हो, चाहे वो कुछ और रहा हो, जिससे कि लोग कम से कम पर्सनल व्हीकल का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीन्स को यूज़ करें। अभी पीछे की तरफ जो मेट्रोज वगैरह लगाई गई, मेट्रो जो 15 साल के अंदर चेंजेस लाई हैं, मतलब उसमें क्या हुआ, लोगों ने पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया और उसका जो पॉल्यूशन लेवल है कंपेरेटिवली कम है, बजाय उसमें 100 लोग या 500 लोग जो भी यात्रा कर रहे हैं एक दिन में। तो मेरा कहना मतलब सॉरी पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, मतलब जितने भी लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, तो दिक्कत आ रही है। छोड़ो, दूसरी बात हम लोग बात की थी किसके बारे में, सीएनजी के बारे में। सीएनजी व्हीकल्स गवर्नमेंट की तरफ से परमिटेड किए गए, अपनी तरफ से जोड़े गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ओके, और लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया गया कि आपको जो है अल्टीमेटली क्या करना है, सीएनजी व्हीकल्स का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यहाँ तो क्लियर है ना? चलिए, दूसरा, हर पेट्रोल पंप जगह जगह पर आपने क्या हुआ कि कार्बन का जो होता है पॉल्यूशन चेकिंग के नाम पर, वो उसका चेकिंग रखा गया, जिससे लोग टाइमली, मतलब स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, गवर्नमेंट लॉज को शॉर्ट में ना करें, जो कानून बनाए गए उनका सख्ती से पालन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई। यहाँ तो क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है। मैं बताया था दिल्ली की जो केस स्टडी थी, इसमें गवर्नमेंट ने मतलब कहना चाहिए कि लोगों की एक PLI गई, पब्लिक क्या बोलते हैं उसकी, जन हित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेस पर क्या हुआ, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अपना जो स्ट्रेटेजी है उसमें चेंज कीजिएगा और कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाइएगा। बात क्लियर है ना? इसमें कुछ ईयर याद रखने हैं आपको। तो इन्होंने बताया था जैसे कि 1990 का डाटा है, जिसमें कहता है कि दिल्ली जो है विश्व के 41 मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रो सिटीज़ में चौथे नंबर पर था। याद रखिएगा, खुश होने की बात नहीं है, बड़ी समस्या की दिक्कत है। यस, तो समस्या वाली बात थी कि पॉल्यूशन का लेवल हमारे यहाँ कंपेरेटिवली विश्व में बड़ा ज़्यादा लेवल का था। तो इसमें क्या हुआ, मैं बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट में एक PLI डाली गई, जिसमें गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपको स्ट्रेटेजी बनाइएगा। यस, अब उसके तहत क्या हुआ कि आपको पर्टिकुलरली जो फॉसिल फ्यूल है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढिएगा। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बात तो ये बताई कि हम आपका अपना जो फॉसिल फ्यूल है उसकी डिपेंडेंसी को कम करेंगे, और उसके लिए टारगेट रखा गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो टारगेट था 2002 का। यस, हम कोशिश करेंगे 2002 तक जितने भी हमारे पास में फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर दें जाकर के किसमें, ई व्हीकल्स में। वैसे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट था वो CNG के लिए था, क्लियर है ना? लेकिन और अच्छी बात है उसमें लोगों ने आगे विकल्प लिया और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, तो CNG से भी ज़्यादा बेटर है। ओके, थोड़े कॉस्टली है शुरू में, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो कंपेरेटिवली लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा बताया उन्होंने कि CNG का क्यों यूज़ किया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसकी जो प्रॉब्लम थी CNG के इम्प्लीमेंटेशन में, जो गवर्नमेंट को मेन प्रॉब्लम्स फील करनी पड़ रही थी वो ये था कि उसमें पाइपलाइन की सप्लाई करना। अब क्लियर है ना? चोरी तो नहीं होगी, अलग बात है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा थे। दूसरा, काम बहुत ज़्यादा था, आबादी आपको मालूम है, और बाकी शहर जितने भी हों
हर शहर चंडीगढ़ की तरह से नहीं होता या और मेट्रो सिटीज़ की तरह से नहीं होता, नई दिल्ली की तरह से, जो बहुत प्लानिंग करके बनाया गया हो। बहुत पुराना कल्चर है अपना, और तब से जो है लोग बने आ रहे हैं जैसे जैसे तरीके से। गलियों की कोई प्लानिंग नहीं है, नालियों की कोई प्लानिंग नहीं है, तो कहने मतलब वहाँ तक पाइपलाइन की सप्लाई करना बहुत रिस्की था। यस, तो ये एक मेजर समस्या भी पूछा जाता है कि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CNG गाइडलाइंस मेजर जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी? पाइपलाइन सप्लाई करने की। चलिए, और बाकी इसके अलावा जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स थे उनके लिए प्रॉब्लम थी। तीसरी जो दिक्कत थी उसमें क्या था कि इसके पैरेलल में CNG तो था, लेकिन एक कहना चाहिए कि पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस दिए गए कि आपको तब तक पुराने व्हीकल्स आउट कर देते हैं, आउट कर देने हैं यूज से, शहर से भी बाहर हो जाने चाहिए, अदरवाइज वो यूज में आते हैं तो आपको कोई पेनल्टी लगेगी, जरूरत है ना। और तभी आपने देखा होगा पुराने नॉर्म्स में जो BS4 वाली गाड़ियाँ थी उनको नॉर्मली बड़े सस्ते में, आज से शायद 4-5 साल पहले की बात है, उनको जो है निकाल दिया गया। बात क्लियर है ना। अब वो निकाला क्या, यहाँ समस्या ये थी कि बड़े शहरों की बीमारी छोटे शहरों में लाकर डाल देगी, तो छोटे शहर के लोग या देहाती क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों ने बेचारा उसको खरीद लिया। बात क्लियर है ना। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो अलाउ नहीं है, और कम से कम मेट्रोज में। दूसरा, गाड़ी की लाइफ को लेकर के भी डिसीजन लिए गए। अलग अलग व्हीकल्स की 4 व्हीलर की लाइफ अलग डिसाइड की गई, और 2 व्हीलर की जो लाइफ थी नॉर्मली शायद 15 साल है, तो 15 साल डिसाइड की गई। ओके, उसके बाद में नॉर्मली उसको आउट ऑफ यूज़ करार दिया जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर उसमें एक्सटेंशन कराया जाता है, तो शायद 2-4 साल के लिए बढ़ जाता है, और फिर भी लेकिन शायद 18 साल है मैक्सिमम, 18 या 20 साल है सुपर जो है 2 व्हीलर का, वो भी अपने यूपी में। अब क्लियर है ना। मेट्रो सिटीज़ में तो वाकई में कम है। चलिए क्या, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन थे जिसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आपको यूरो नॉर्म्स के बारे में बात कर चुका हूँ, इससे भारत नॉर्म्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और जो आता है, जैसे अपने रहे ना BS4, BS5, BS3, इसी तरह से यूरो नॉर्म्स में चलते हैं अलग अलग। ठीक, तो मैं बात कर रहा था यूरो नॉर्म्स को लेकर के। ओके, यहाँ पर एज पर द भारत नॉर्म्स सल्फर पॉल्यूशन को डीजल में 350 ppm तक रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई, और दूसरा क्या था, पेट्रोल के अंदर उसको 150 ppm तक रेस्ट्रिक्ट करने की बात रखी गई। यस, यानी कि कुल मिलाकर के जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनकी जो अमाउंट है वो किसी भी हालत में 42% से ऊपर ना हो, ऐसे रेस्ट्रिक्शन दिए गए। चलिए ठीक है, BS4 बताया आपको, उसके बाद में 2017 में लागू हुआ, अप्रैल 2017 में पूछा जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये कुछ जर्नल की कहानी मैंने आपको जो जल्दी जल्दी बताई, सो दैट वाज अबाउट द एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना। इसमें वो केस स्टडी को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल केस स्टडी के अकेडमिक पर क्वेश्चन तो आ रहे हैं। अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगा है कि आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी तैयार होंगे। बस थोड़ी समस्या उसमें ये रहती है, क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन दिक्कत है कि बड़ा लंबा सा पैराग्राफ होगा, और खास तौर से हमारे जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको उसको पढ़ करके समझने में वो कहना क्या चाह रहा है, हिंदी के वर्जन में, इंग्लिश के वर्जन में थोड़ी सी समस्याएं तो आती हैं, तो मेरे कहने का वो टाइम जरूर लेता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके लिए बेहतर तरीका मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करते रहता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप क्लियर है ना। ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका बिना तैयारी के सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम इतना जरूर है कि आपका जो भी स्कोरिंग होना था उसके अंदर इजाफा ही होगा। यस, बजाय उसके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, मेरा मानना ये है कि रिविजन के अलावा आप ज़्यादा फोकस करें इसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द एयर पॉल्यूशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंतर्गत, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, अभी लेकर चल रहे हैं हम लोग अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, अच्छा, अब पीछे मैंने बताया था 1986, ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर बताया 87 का जो नॉइज पॉल्यूशन, मतलब एयर के अंतर्गत नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड था। यस, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड आप एक तो ये याद रखिएगा कि इससे भी पहले हमारा जो एक्ट बना था इट वॉज इन 1974। जरूरी है, मैं बताया था आपको, अभी लगभग 4 या 5 एक्ट हैं, और साथ में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी एक्ट है। ये आपको जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे भी आपको मालूम है स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, आपको मालूम है तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी इनको तो मैं आम भाषा में कहूँ तो आप इसको रट लीजिएगा।
ओके। अच्छा, यहां हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जो कॉज रहेगा, इसका जो मेन कॉज रहेगा, एक तो आपने कहा सीवेज, यस, और दूसरा बात करेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जो भी वेस्ट है। क्लियर है ना? सीवेज का जनरल मतलब जो होता है, वैसे आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं कि आपका जो गंदगी है, जो मल है, विष्ठा है, उसका फ्लो अगर हो रहा है तो उसको हम नॉर्मली सीवेज कर देते हैं, यस। लेकिन यहाँ हमने जो लेकर के चले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ इसका मतलब है कि जो भी आपका डोमेस्टिक, यस, प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा, ओके, या जो भी है जानवरों का है, बचा हुआ खाना है, जो भी आपका निकल कर घर के नाली में से, किचन में से, बाथरूम में से जो भी निकल कर गया, उसे हमने क्या नाम दे दिया कॉमनली सीवेज का, इसीलिए हमने उसको अलग से नहीं काउंट किया। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज से जो भी बन रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री जिक्र में आती है, चर्चा में आती है, जो वाटर पॉल्यूशन का मेजर कॉज बनकर चल रहा है। अब क्लियर? अब ओके, अभी यहां पर एक सेकंड, दो बात याद रखिएगा। एक डाटा आता है जिसका कोड कहता है कि अगर वाटर में 0.1% इम्प्योरिटीज है, उसी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है, सो इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर है ना? और खासतौर से ड्रिंकिंग का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्लियर है ना? दूसरा, इसलिए मैं फॉर्मूला बताया था कि सारा कचरा डालो, SCD, जब इसके कॉज पूछे जाते हैं ना, कारण क्या है, इनको हम लोग 3 कैटेगरी में लेकर चलते हैं, फटाफट ले लीजिएगा। मैं बताया, एक तो है इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स, यस, सस्पेंडेड सॉलिड्स, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर मिट्टी हो सकती है, मिट्टी आपका घर में धूल मिट्टी जो भी है वो बहती हुई नाली में जाती है, ओके। दूसरा बताया मैंने आपको सॉइल है, और तीसरा क्या बताया, क्ले। तो मैं क्या बताया, एस फॉर सस्पेंडेड सॉइल्स, दिस इज सस्पेंडेड सॉलिड्स इंक्लूडिंग सैंड, सॉइल एंड क्ले। ये सब समझ रहे हैं? है तो ये सैंड के टाइप, ठीक है ना, पार्टिकल साइज के बेस पर हमने इसको अलग अलग कर दिया है। अच्छा, दूसरा बात करता है क्या चीज, दैट इज द कॉलॉइड्स। कॉलॉइड के अंदर बात करता है सी फॉर कॉलॉइड्स, ओके। कॉलॉइड्स में इंक्लूड करेगा क्या, सीवेज। सीवेज का मतलब इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। पर्टिकुलरली हम लोग जो बात करेंगे अबाउट द कॉलॉइडल मटेरियल, यानी फीकल मैटर, सीवेज नहीं, आप इसको फीकल मैटर समझ लीजिएगा, बैक्टीरिया है, ओके। और इसके अलावा जो फाइबर्स है, तीसरा बात करेंगे इसके लिए फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, चाहे तो क्लॉथ हो, चाहे वो पेपर हो, आपको मालूम है सब चीज़ फाइबर से मिलकर की बनी हुई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लगता है थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फीकल मैटर। अब तीसरा आपको बताया है जैसे यहाँ पर इट इज डिसॉल्व मटेरियल्स। डिसॉल्व मटेरियल्स के अंदर क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व मटेरियल्स, यस। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या घुले हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स घुले हो सकते हैं, यस, कुछ सॉल्ट्स घुले हुए हो सकते हैं, एंड दीज आर द मेन कॉज ऑफ डेवलप आपको यूट्रॉफिकेशन। क्लियर है? ओके, चलिए फिलहाल ये 3 इसके क्या बताया आपको, मेन कैटेगरीज हुई, कॉजेज हुए। अच्छा, इसमें आपने बताया कि जितना भी सॉलिड है, सॉलिड को तो आसान है, छान करके निकाल लीजिए बाहर, लेकिन समस्या कहाँ पर होती है, समस्या होती है इसके साथ में डिसॉल्व मटेरियल के साथ में। बात क्लियर है ना? इसको सेपरेट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, जिसके अंदर मैंने बताया था सॉल्ट यानी आयन वगैरह पड़े रहते हैं। अब इन्होंने बताया कि डोमेस्टिक सीवेज जो है वो क्या होता है, वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। जो बायोडिग्रेडेबल है तो उसको क्या है, एक बार बस थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, और टाइम लगेगा तो क्या होगा, इजीली डिकम्पोज हो जाता है। बात क्लियर है ना?
अभी यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूँगा आपसे कि जो ये था बायोडिग्रेडेबल है, क्या बताया मैंने आपको, इसको टाइम चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। यस, इसके लिए दो चीज़ आती है, एक तो आपके सिटीज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यस, जितनी भी अच्छी कॉलोनीज हैं ये सब हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम लोग कि इसके अलावा जो सेकंड थिंग रहेगी, क्या बोला था उसके लिए, यस, इट वाज द इको सैंड टॉयलेट। यस, इको सैंड टॉयलेट्स, आप इसको कह सकते हैं कि ड्राई टॉयलेट्स कह दीजिएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक है जो नॉर्मली अभी फॉलो की जा रही है अपने साउथ में, जो केरला वगैरह है वहाँ पर। बाकी गवर्नमेंट की प्रैक्टिस है कि इसको बिहार, झारखंड ऐसे इलाकों में अभी प्रोजेक्ट के तौर पर प्रैक्टिकली ला दिया गया है। बाकी समस्या जो है थोड़ी सी इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ बची हुई है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो फीकल मैटर है, पहली बात तो ये है फीकल को अलग रखना है, एक्सक्रीटा को, और यूरिन को बिल्कुल अलग करना है, क्लियर है। दूसरी बात, उसमें जो फीकल मैटर है उसको ड्राई अप होने के लिए क्या है, अलग टैंक होगा, और साथ में उसमें थोड़ा सा क्या है, चूना वूना मिला दी जाएगा, जिससे या राख मिला दी जाएगी, जिससे सूखने की टेंडेंसी जल्दी मिल जाए। अब क्लियर है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा एक और भी है, वॉश आउट करने के लिए, मतलब आपको जो कहना चाहिए ना कि आपने मल त्याग किया, उसको वॉश करने के लिए आपको जो पानी यूज़ करना है वहाँ से अलग हट के यूज़ करना है। यानी यूरिन वाला जो पॉट है उसके अंदर आप सारा लिक्विड डालेंगे। यस, जबकि दूसरा एक्सक्रीटा वाला पॉट है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड पानी की ड्रॉप्स नहीं डालनी है आपने। ओके, इससे क्या फायदा रहेगा, वहाँ पे वो ड्राई बना रहेगा। फिर इसको छोड़ दिया जाता है नॉर्मली 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर क्या होता है, उसको अगर ऐसे छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, वो पॉट के अंदर जो एक्सक्रीटा है आपका वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद में उसको जो है हम लोग फर्टिलाइजर्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। उसके अंदर कोई स्मेल रहती है। एक प्रोजेक्ट है, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने इस पर काम किया है, पीछे छोटा स्टूडेंट है, मतलब सिंपल डेमो प्रोजेक्ट बना कर दिखाया था, प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी प्रैक्टिसेस है, पूछा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इको सैंड टॉयलेट्स। तो यहाँ दो बात याद रखनी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, फ्लाइट में। यस, एरोप्लेन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैंने बताया था कि इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ द केरला, और इसके बाद में लाया गया कहाँ पर, एमपी, झारखंड। ओके, सोचने वाली बात है, एमपी, झारखंड। यस, जहाँ पर बेचारे मान के चलते हैं कि थोड़ा आदिवासी ट्राइब के लोग हैं, वो इन प्रैक्टिसेस को इजीली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी अच्छा है। उसको नाम देते हैं कौन, इसको कहते हैं सोन खाद। यस, गोल्ड माइन, मतलब गोल्ड मैन्योर, सोने जैसा है, मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी है, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है वहाँ पर एग्रीकल्चर में इसका, और लोग इसको बड़ा कहना चाहिए कि हाथों हाथ ले रहे हैं इस प्रैक्टिस को। क्या छोड़िए, आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि बायोडिग्रेडेबल है, इसको आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है। यस, दूसरा, अगर ये हम उसको ऐसे ही अलाउ कर दें तो मिक्स इन विद द जो आपका वाटर बॉडीज़ है, वहाँ क्या होगा कि उसकी वाटर बॉडीज वो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यस, एंड दैट वुड लीड टुवर्ड्स द यूट्रोफिकेशन। बात क्लियर है ना, या इसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। क्या, चलिए छोड़िए, आगे बताया। यहाँ पर मैं एक बार और बताया था कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, ऑर्गेनिक मैटर से। यानी ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन उसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। और दूसरा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज रिलेटेड विद, मतलब मैंने कहा कि जो वाटर पॉल्यूशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मटेरियल, या आप कह सकते हैं इट इज BOD। बात क्लियर है ना। तो अगर वो रेशियो में बात करेगा तो आप बता दीजिएगा, जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा बायोलॉजिकल उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, BOD बढ़ेगी, ठीक है ना। एक और आता है आपका COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किस तरह के वहाँ पर जो है, चलिए ओके। तो मैंने बताया था आपको कि BOD समझ रहे हैं ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगी, दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिजॉल्व
ऑक्सीजन, भाई उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड क्या होगी, कम ही होगी ना, ठीक है। बाकी दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिए जो आसानी से इसका आंसर बन सके। ओके, इससे आगे चलते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं बीओडी लेवल, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं। अब आपने बताया कि अगर ये 1500 से नीचे है तो हम इसको लो लेवल मान के चलते हैं, और अगर ये 1500 के लेकर के 4000 के बीच में है तो हम लोग कहेंगे मॉडरेट है। अगर बोला कि 4000 से ऊपर है, 4000 मिलीग्राम पर लीटर है, तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग लेकर चलते हैं कि ये हाई लेवल ऑफ द बीओडी। चलिए, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर दो चीज और लेके चलनी है, वाटर बलून, यूट्रोफिकेशन। चलिए फटाफट देखते हैं। यस, एक आता है इसमें वाटर बलून, दूसरा हम लोग बात करेंगे यूट्रोफिकेशन। यस, यूट्रोफिकेशन क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। इट इज हाई फर्टिलिटी of the pond due to the बात करें pollution of sea waste and domestic waste, या ऐसे मान लीजिएगा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैं बात कर रहा था अभी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ये न्यूट्रिएंट्स या सॉल्ट की अमाउंट जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब क्या लिखा है यूट्रोफिकेशन, जब ज़्यादा बढ़ जाएगी वाटर बॉडी के अंदर तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ द एक्वाटिक फॉर्म्स। बिल्कुल सही बात है। अब एक्वाटिक फॉर्म्स की जब ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगी तो सीधी बात है, आपने कहा कि प्लांट्स ज़्यादा बढ़ गए, आपने कहा तो अच्छी बात है। अच्छा, आपने कहा आइकॉर्निया बढ़ गया, उसको बायोलॉजिकल टेरेस कहते हैं। उसने क्या किया, ऊपर से आने वाली रोशनी है उसको रोक दिया, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ जब हो गई, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र सोख की, तो इसने क्या किया, इसने बाहर से जो रोशनी तालाब के अंदर जा रही थी उसको रोक दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं रोशनी नहीं मिली, दिक्कत आ गई। अब यहाँ पर उनकी अमाउंट बढ़ी थी तो उसके पीछे क्या हुआ थे, कंज्यूमर्स का अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया था। कंज्यूमर ज़्यादा बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपने बताया कि जब डेट ज़्यादा होगी, डेट ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में क्या रहेगा, उनका डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा, डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली तालाब की बीओडी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्लियर है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी और बीओडी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या क्लियर है? अल्टीमेटली यही है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने से तालाब के अंदर जो भी एक्वाटिक फॉर्म्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगी, और मरने से क्या होगा, जलसमाप्त पैदा होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बलून्स बोलते हैं। वाटर बलून्स, यहाँ आप लोग जब बायोडाइवर्सिटी पढ़े होंगे और जो ग्रुप्स पढ़ते हैं ना, आपका बीजीए है स्पेशली, दूसरा हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट हैं और आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं, इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और फिर मैंने आपको बताया था इसमें शायद इसमें वो आता है नेविक्यूला, सेरेटियम, ओके, बीजीए, यस, ये सब के सब क्या करते हैं, एक तो समस्या इनके साथ ये है कि म्यूसिलेज बना रहे हैं, ठीक है ना, म्यूसिलेज है, उस म्यूसिलेज के अंदर क्या है, नॉर्मली बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो गए। दूसरा मैंने बताया था, इनकी वजह से क्या हुआ, जो बीओडी थी वो कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, जो एक्वाटिक फॉर्म्स थी वो मरने लगेंगी, यस, और मरने से क्या है, अंदर की तरफ से मुझे बबल्स निकल करके आएंगे, बदबू आएगी। और कुछ पॉइजन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बीजीए के अंदर एक स्पेशल एग्जाम्पल आता है, इट इज द एनाबिना, यस, और पूरा बोलते हैं उसको एनाबिना फ्लॉस एक्वी, यस। इसी तरह से एक क्या बात करेंगे, तो फिश पॉइजन के बारे में बात करेंगे, दूसरे यहाँ पर बर्ड पॉइजन के बारे में बात करेंगे, यस। तो पानी है नॉर्मली, उसमें फिशेज हैं वो मरने लगेंगी, और यहाँ पर जो टॉक्सिन्स पैदा होंगे इनसे क्या होगा, ये अपना आता है ऐसा मैजिकॉन, ये सब जो हुआ, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली एक्वाटिक लाइफ जो है उनकी डेथ होने लगेगी, इसको नॉर्मली बर्ड पॉइजन करके बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये वाटर पॉल्यूशन के एज अ रिजल्ट हो सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बात और लेकर चलता है, दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या लग रहा है, अभी पीछे जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे तो इकोसिस्टम में हमने अलग अलग तरह के ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे, यस। चलिए, तो अलग अलग तरह के ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे,
वहाँ पर आपने देखा हम लोग उसको कहते हैं कि अक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। क्लियर है? दोबारा बता रहे हैं, इट इज अबाउट अक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल बायोलॉजिकल केमिकल्स जो भी हैं केमिकल प्रोडक्ट्स एट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। यस, अब क्या समस्या है? दो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर निकल करके आते हैं। एक तो आता है डीडीटी पॉल्यूशन का, यस, दूसरा आता है आपका मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज जापान में बताया हुआ ड्यू टू द मर्करी पॉल्यूशन। यहाँ तो क्लियर है ना, फिश से रिलेटेड है। बेसिकली था क्या, यहाँ डीडीटी में बताया कि इंसेक्टिसाइड्स का एक भरपूर प्रयोग किया गया। देखा गया कि बर्ड्स की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। आपने इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ कर रहे थे और नुकसान कहाँ हुआ? बर्ड्स को हुआ। हमने कब कहा था बर्ड्स को कि आप खाओ ऐसे खाओ? होता ये है, तो नॉर्मली आपने क्या है इंसेक्टिसाइड्स का या अलग तरह के पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया एग्रीकल्चर पर, ठीक है ना। वहाँ से वो क्या हुआ, उसमें पत्तियों के ऊपर डाला आपने, ठीक है, पत्तियों के अंदर क्या हुआ, स्टोमेटा में चला गया। कैटरपिलर वगैरह होते हैं, नॉर्मली इसको खाएंगे, डेफिनेटली कुछ मर भी जाएंगे, कुछ के अंदर क्या, लेकिन मुसीबत है डीडीटी डिकम्पोज नहीं हुई। उन कैटरपिलर्स को किसने खाया? यानी कैटरपिलर्स के अंदर इस डीडीटी के अमाउंट बढ़ने लगे। मरे जिंदा रहे वो बात की बात है। दूसरा, उन कैटरपिलर्स को बर्ड्स ने खाया, अल्टीमेटली क्या हुआ? बर्ड्स की डेथ होना शुरू हो गई। यानी जितना ऊपर, आपने एक रूल पढ़ा होगा इकोसिस्टम में, पढ़ा आपने दिया होगा इकोसिस्टम डायनेमिक्स के अंदर कि लॉ ऑफ 10%, मालूम है ना? यानी होता क्या है, यहाँ पर अगर ये बताऊँ ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, और मैंने यहाँ पर कहा था एनर्जी के लिए बात करता है, अगर यहाँ पर कहा था कि 100,000 किलो कैलोरी है या इसकी 10% आगे पास होती है, ये बात सही है। ऐसे ही मैं यहाँ बात कर रहा था कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेज है, जो मैं बात कर रहा था केमिकल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे, यहाँ तो आपने कहा कि चलो धीमे धीमे रहेगी, 100 किलो कैलोरी रहेगी, यहाँ पर बताया 10 किलो कैलोरी रहेगी, लगातार कम हो रहा है एनर्जी का लेवल। लेकिन क्या होगा कि जो मैं बात करते हैं यहाँ पर ये पेस्टिसाइड, मानो पेस्टिसाइड वगैरह है, इनका लेवल लगातार क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हुआ, अक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इनटू द बॉडी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो क्या हुआ, बर्ड्स की डेथ होने लगी। कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये दूसरा एक और इम्प्रैक्टिकल क्या आता है, इफेक्ट ऑफ द डीडीटी ओवर द ह्यूमन बींग्स। कैसे? नॉर्मली आपने यूज़ किया, ठीक है, पत्तियां हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बरसीन या चारा जो भी था कटल्स का फीड, उसके ऊपर आपने यूज़ किया, कीड़े वीड़े नहीं लगे, अच्छी फसल हुई, ठीक है। आप काट के लाए इसको, काट के लाने के बाद में आपने क्या चारा मिलाया, गाय अपने जो भैंस या जो भी थी उसको खिला दिया, यस। तो मैं क्या बताया था आपको कि उसके स्टोमेटा में जाकर के ये डीडीटी फंसा हुआ है, डिकम्पोज बिल्कुल नहीं हुआ, कितना भी टाइम नहीं। अब उसके बाद में क्या हुआ, जो भी आपका जानवर है उसने खा लिया उसको, वहाँ खाने के बाद तो उसमें भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, बहुत बारीक है, अल्टीमेटली छन कर कहाँ चला गया, उसके ब्लड में चला गया, ब्लड के साथ में घूमते घूमते पहुँच गया उसके अडर्स में, थन में, मेमोरी ग्लैंड्स में, नॉर्मली स्वेट ग्लैंड्स ही तो है वो भी। तो यहाँ क्या रहेगा, उन ग्लैंड्स के साथ में वो जो मिल्क है वो निकल करके आया, आपने उस दूध को पिया या बच्चे ने पिया, किसी ने भी ह्यूमन बींग्स ने कंजम्पशन किया उसका, अल्टीमेटली वो डीडीटी आकर के आपकी बॉडी में जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स बीच बीच में आए सबके अंदर नुकसान होगा। पहली बात, जो जितना बड़ा ट्रॉफिक लेवल का रहा होगा, जितना हायर लेवल का ट्रॉफिक लेवल जिसका होगा उसमें उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा है। बात क्लियर है ना? अच्छा, एक और चीज़ आती है, ये पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर्स की बात आई। पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर्स की कम होने का भी एक जो रीजन था, माना गया कि शायद यही उसके लिए कहीं रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑफ व्हाट, वो अपनी फूड चेन में टॉप पर आते हैं नॉर्मली, चाहे वो स्कैवेंजर रहे हों, लेकिन वल्चर्स हैं, ईगल हैं, ये अपनी फूड चेन के टॉप में आते हैं। अल्टीमेटली सीधी सी बात है, नुकसान उतना पहुंचेगा, मरेंगे बेचारे। हो गया। हम बात करें मिनीमाटा डिजीज की। मिनीमाटा डिजीज को लेकर के चले, जैसे मैंने बताया था जापान से रिलेटेड है, एंड इट इज रिलेटेड विद द मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी में क्या रहेगा कि वहाँ पर नॉर्मली होता ये था कि दौर 90 से पहले का, वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच को बड़ा अच्छा टाइम था, यस। वहाँ उनका जो प्रोसेस रहता होगा, उसमें डायरी वायरी जहाँ भी यूज़ करते होंगे, तो उसके अंदर क्या है, नॉर्मली मर्करी का यूज़ होता था। अब यूज़ करने के बाद में जो वेस्ट है उसे क्या करेंगे, आप यहाँ अलीगढ़ में काले वाले बनाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट निकलता है, नालू डाल देते हैं, वो लोग भी ऐसे करते थे। बाकी आपने देखा जापान जो है आइलैंड है, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, उसी तरह के जापान में है, यस। इवन इतने छोटे छोटे हैं कि आपको जैसे अपनी बुआ से मिलने के लिए जाना पड़ता है बस में बैठ करके, या अपने दोस्त से मिलने के लिए ट्रेन में से आना पड़ता है,
वहाँ पर क्या होगा, छोटी छोटी नाव होती हैं, आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं वहाँ पर नाव से जाना पड़ता है। खैर मेरा मतलब ये कहने का कि बड़े इजीली क्या है, वहाँ का जो पानी है नाली में डाला, डोमेस्टिक नाली में, वहाँ से ड्रेन आउट हुआ बड़े नाले में, और बड़े नाले में जाकर के सीधा गिरा दिया समुद्र में। बात क्लियर है ना? अब हुआ क्या, ये नॉर्मल डिकम्पोज तो होगा नहीं, ये मरकरी जाकर के उस नाली में जो डाला आपने वो बहता हुआ कहाँ पहुँच गया, ओशन में, समुद्र में, या जो भी आसपास का एरिया है। अब समुद्र के अंदर जो है आपका जो सी वीड्स होते हैं, बड़े अलग अलग तरह की घासें होती हैं, मतलब वीड्स मतलब है जो भी है, जैसे आपने पढ़े होगा ना वो ब्रोमीन आयोडीन वाले जो कैच होते हैं ब्राउन एल्गी। खैर कुल मिलाकर ये है कि एक्वाटिक वीड्स जो हुई, मैराइन वीड्स, उनमें जाकर के जगह जगह पर चिपक गया, उसको किसने खाया, फिशेज ने खाया। ठीक है, जापान का मेजर बिजनेस जो है वो क्या है, फिश प्रोडक्शन, फिशरीज, खूब पकड़ते हैं, खूब भी खाते हैं और बाकी आपके लिए भेज देते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं बाहर। खुद भी कंजम्पशन, जो चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ की पॉपुलेशन उसे तो खाएगी, वही उसका स्टेपल फूड हो जाएगा। ज़्यादा खाया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी पॉइजनिंग इंसानों में दिखने लगी, और आप देखते भी हैं ये जो जॉइंट्स थे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड से होने लगे। इसे मान लो कभी आपको डायग्राम बना के दिखाता है, हालांकि इस तरह के कम आते हैं प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए कि मर्करी पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, ये डिजीज रही, जिसको क्या नाम दिया, मिनीमाटा डिजीज। ओके, आगे बात करते हैं। इसने बताया एक और है इटाई डिजीज, कैडमियम। यहीं पर जापान में एक और बीमारी है इटाई। आपके लिए याद रखने की चीज ये है, डिजीज कहाँ थी, ये भी जापान में थी। इसमें क्या था, इसमें शायद एक कैडमियम पॉल्यूशन हुई है मिट्टी में, और सॉरी मतलब जो मटेरियल है उसमें कैडमियम के अमाउंट ज़्यादा बढ़ने लगे एज अ पॉल्यूटेंट। ये होती है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि ये कंपोसिस बैकबोन जो होती है ना, लॉन्ग बोन जो होती है, खासतौर से बीसी आपका जो है, इसमें नॉर्मली कुबड़ जैसी बात बन जाती है, कंपोसिस हो जाता है। बात क्लियर ना, शॉर्ट में इतना समझिए, ज़्यादा डिटेल नहीं है। चलिए, तो ये इसमें आपको मैग्नीफिकेशन में 3 एग्जाम्पल्स लेकर के चले, डीडीटी के, मरकरी के और कैडमियम के। चलिए छोड़िए, आगे पहुंचते हैं। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था कि डीडीटी जो है ये बेसिकली क्या होगा, डीडीटी आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पर, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है उसको इफेक्ट करेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम का यूज कहाँ हो रहा है, समस्या आ गई किसमें, हड्डियों में, दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत कहाँ आएगी, वो आएगी उनके साथ में जो पोल्ट्रीज में, बर्ड्स, वहाँ क्या है, बर्ड्स में कि जो दाना है उनके लिए जरूरी है, आपने उनका जब एनाटॉमी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उनमें क्रॉप होता है जिसमें आपको उनको पीपल्स वगैरह रखने पड़ते हैं, यानी मिट्टी में डालें, खाना तो उनके लिए फायदे की चीज़ है। कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम ज़्यादा क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उनका जो अंडा बन रहा है उसके ऊपर एक शेल है मोटा सा, कैल्शियम कार्बोनेट का। यस, कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ समस्या जो है वो ये रहेगा कि जो शेल है ये इजीली कैल्शियम बहुत कम होगी, क्या होगा, बड़ी आसानी से टूट जाएगा। तो पता लगा अंदर जो चिप डेवलप हो रहा है उसका डेवलपमेंट तो पूरा हुआ नहीं, उससे पहले अंडा टूट गया। यस, तो होनी है। यही जो समस्या मैंने बताया और बर्ड्स के साथ में भी है। ये पोल्ट्री में तो क्या है, आपका नुकसान हो रहा है, आपने डायरेक्ट उसको देखा, नोटिस किया, लेकिन जो नेचर में तो बर्ड्स हैं, और सारी बर्ड्स के साथ समस्या है क्या, सारी बर्ड्स अंडे ही देंगे, तो अंडा ही बनता है आगे जाकर के। तो वो जैसे ह्यूमन में हम लोग बात करते हैं, इंसानों में मैं आपको बताया होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले केस में अबॉर्शन, तो वही वाली बात है, यहाँ भी अबॉर्शन है, डेवलप नहीं हुआ, चिक से पहले निकला तो बेचारा जो अंदर डेवलप हो रहा था एम्ब्रियो, वो बेचारा पहले से ही मर जाएगा। खैर, ओके, इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ हैं कैलिफोर्निया की, इसको आप देख लीजिएगा, हम्बोल्ट स्टेट वगैरह की जो यूनिवर्सिटी की कहानी है। तो खैर कोशिश किया, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी लगभग स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हमने कोशिश किया कुछ मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आने की। और वैसे तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा स्ट्रेटेजी बना ली होंगे आपने, क्योंकि होता भी है रणनीति वही जो आप खुद बनाए। ओके, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वैसे कर लेना चाहिए एज पर द सजेशंस ऑफ द सीनियर्स, जो भी आपके गाइड्स हो, मेंटर्स हो, वो आपको जैसा सजेस्ट करें थोड़ा बहुत चेंज जरूर करना चाहिए। यस, तो मैं कल आपके बीच में हाजिर होऊंगा कुछ स्पेशल टेक्निक्स लेकर के, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी माइंडसेट आपको बना कर रखना है। और मेरी मत मानिएगा, आप केवल इतना काम कीजिएगा, अभी आप जो ड्राई प्रैक्टिस कर रहे हैं, फौज को ड्राई प्रैक्टिस बोलते हैं, लड़ाई से अलग हटकर के जो मैदानी प्रैक्टिस करते हैं, मेरा मतलब आप जो लोग टेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, उस कंडीशंस में आप उसको अप्लाई कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि उससे पहले आप कितना स्कोर कर पा रहे थे, मार्केट में अवेलेबल है पुराने पेपर्स, और
और बहुत अच्छी बात है कि नीट का तो एक साल में आपको एक भी पेपर मिलेगा। हाँ, पीछे जरूर हुआ था, कोविड में शायद 2 बार एग्जाम हुआ था। तो नीट का तो नॉर्मली एक पेपर मिलेगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग होते थे। आप AMU का पुराना पेपर मंगा लीजिए, बाजार से मिल जाते हैं। अभी पिछले 4 साल से नहीं हो रहे, अलग बात है, क्योंकि वो नीट में ही मर्ज हो गया। ऐसे एम्स का शायद 2-3 साल पहले एम्स के अलग होते थे, लेकिन अब जो है उसमें मर्ज हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब इनकी अलग अलग पेपर्स मिल जाएंगे, सैकड़ों क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। अच्छी बात यह है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। ओके, हर पेपर के अंदर आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको सिलेबस होंगे, यानी कि अब सिलेबस में नहीं, पहले थे। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेस्ट है। मैं आपको जैसे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बीच बीच में, ये कल मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूँगा, आप इन स्ट्रेटेजीज को एक बार फॉलो करके देखिए, इम्प्रूवमेंट होगा। यस, तो ठीक है, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। कोशिश की हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने की। यस, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको नंबर यहाँ से ले लिया होगा आपने, उस नंबर पर भेजते रहिएगा। ओके, एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।